हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2 मार्च से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पूरी डिटेल के साथ में। कौन सी राष्ट्रीय खबरें हैं, कौन सी स्पोर्ट खबरें हैं, कौन से लोगों की श्रद्धांजलि दी गई है, सब एक एक करके जानेंगे बहुत ही डिटेल के साथ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि जिससे आपको डेली करंट की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए बिना समय खराब की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ बनकर आने वाली है वो है हमारे इम्पॉर्टेंट डेज से। हमेशा की तरह हम आज महत्वपूर्ण दिनों की बात करें जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है वो है महान वैज्ञानिक सीवी रमन के सम्मान में 28 फरवरी को पूरे देश में आपने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया है। यह दिन रमन प्रभाव की खोज का प्रतीक माना जाता है। वह खोज जिसे उन्हें 1930 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसे याद रखिए, यह फर्स्ट इंडियन फिजिसिस्ट थे, भौतिकी विज्ञानी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन 1903। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम की अगर हम बात करें तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण या इसकी थीम रखी गई थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तीनों पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ सवाल क्या बन सकता है आपसे? सवाल बनेगा, रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए फरवरी 2022 में किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 28 फरवरी। 28 फरवरी को हमने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया है। क्यों, क्या थीम थी, ये सारी बातें हम आगे जान चुके हैं। आइए अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण डे की। दूसरा महत्वपूर्ण डे है, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, ध्यान रखना होगा आपको। दुर्लभ रोग दिवस हर साल फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। यानी कि अगर 28 फरवरी को है तो 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी, तो आखिरी दिन मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2008 में EURORDIS और इसके राष्ट्रीय गठबंधन परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे, यूएसए 2009 में इसमें शामिल हुआ और 2018 तक 94 अन्य देश इसमें शामिल हो गए। तो ये 3 पॉइंट आपको दुर्लभ रोग दिवस से याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। अगला पॉइंट है हमारा कि 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को चिन्हित करने के लिए हमने केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मना रखा है। यह 24 फरवरी 1944 को लागू हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? क्वेश्चन निकल के आ रहा है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया? तो दुर्लभ रोग दिवस हमेशा लास्ट डे होगा, यानी कि जवाब हो जाएगा 28 फरवरी। याद रखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन के आ रहे हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज से। चल अब बढ़ते हैं हम लोग अपने डिफेंस न्यूज की तरफ। आज की क्या डिफेंस न्यूज निकल के चली आ रही है उस पर ध्यान देते हैं। रक्षा समाचार। तो पहला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आ रहा है कि स्वदेशी रूप से निर्मित INS विशाखापत्तनम को औपचारिक रूप से 27 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम के बंदरगाह शहर से संबद्ध किया गया। विशाखापट्टनम जो कि हमारा सबसे गहरा बंदरगाह वर्तमान में है। आपको बताना होगा विशाखापट्टनम को हाल ही में किस राज्य की राजधानी घोषित किया गया है। बात करें तो यह कार्यक्रम चल रहे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2022 के मौके पर आयोजित किया गया था। विध्वंसक मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के अधीन होगा, जिसे प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कैलवरी वर्ग ने 1 फरवरी 2022 को अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया है। याद रखेंगे, प्रोजेक्ट 75 वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको करंट में बता रखा था। पनडुब्बी को नवंबर 2020 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL के कन्हौजी आंग्रे वेट बेसिन से लॉन्च किया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। कमीशनिंग के बाद पनडुब्बी का नाम वागी रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं जो कि आपके INS से निकल के आ रहे हैं। तो ये पहली डिफेंस न्यूज आपके लिए जो आज की डेट से है। दूसरे डेट की बात करें और उससे पहले जान लेते हैं कि इससे सवाल क्या बन सकता है। तो इससे हमारा सवाल बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज 27 फरवरी 2022 को विशाखापट्टनम के बंदरगाह शहर से औपचारिक रूप से संबद्ध हो गया है? तो INS विशाखापट्टनम, INS करंज, INS दिल्ली या फिर INS भोपाल। तो हमने जान लिया है कि नाम है INS विशाखापट्टनम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A।
ध्यान रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर निकल के क्या आ रही है, तो वर्तमान में चल रहा बहुत ही भयानक मुद्दा यूक्रेन और रूस का, उससे निकल के आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने 28 फरवरी 2022 को यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए एक महासभा का आपातकालीन सत्र आयोजित किया। यूएनजीए के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने इस 11वें आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता की। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूएनजीए के विशेष आपातकालीन सत्र को आयोजित करने के लिए मतदान प्रणाली अपनाई। भारत ने प्रस्ताव पर मतदान करने से इनकार कर दिया। रूस ने इसके खिलाफ मतदान किया और यूएनएससी के 11 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान दिया, जबकि चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी मतदान नहीं किया। तो कुल मिलाकर 15 सदस्यों में से 11 ने पक्ष में दिया है, 3 लोगों ने, जिसमें भारत, चाइना और यूएई, ने मतदान नहीं किया और रूस ने विपक्ष में मतदान दिया। तो ये टोटल 15 की कहानी आपको याद रखनी होगी। याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मतदान ना करने वालों में चीन एकमात्र परमानेंट मेंबर है आपके इस सभा का, तो इसे आपको याद रखना होगा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा, फरवरी 2022 में यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए किसने महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता की? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। आप पढ़ चुके हैं, तो बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है और बेहतरीन तरीके से आप जान रहे हैं, चीजों को याद रखिएगा। अब बात करें आज के स्पोर्ट न्यूज के बारे में, तो खेल समाचार हमारे क्या निकल के चले आ रहे हैं। तो पहला और बहुत महत्वपूर्ण समाचार ये निकल के आ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन राफेल नडाल ने 26 फरवरी 2022 को अकापुल्को में अपना चौथा खिताब जीत लिया। उन्होंने एटीपी 500 इवेंट के फाइनल में कैमरन नोरी को हराकर 6-4, 6-4 से जीत हासिल की। नडाल ने पहली बार 2005 में अपना खिताब जीता था। स्पेन के राफेल नडाल ने 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का फाइनल भी जीता है, तो ये पॉइंट भी याद रखिए। इस जीत के साथ राफेल 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने यह खिताब जीतकर रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को पीछे पछाड़ दिया है। तो सारे ही पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव है। अब यहां से सवाल कैसे बनेगा, इसे आइए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में मैक्सिको के अकापुल्को में आयोजित मैक्सिकन ओपन जीता है? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा राफेल नडाल। आप देख सकते हैं, तो राफेल नडाल ने इसको जीतकर अपने 21 ग्रैंड स्लैम पूरे किए और साथ ही में सबसे प्रथम व्यक्ति बन गए। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन या दूसरा पॉइंट निकल के क्या रहा है, तो फीफा और यूईएफए ने अगली सूचना तक रूसी राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ज्यादा हाईलाइट है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न बनेगा यहां से कि फीफा और यूआईएफए द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से किस राष्ट्र की टीमों को निलंबित कर दिया गया है? यूक्रेन, रूस, रोमानिया और पोलैंड। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा रूस। दोस्तों, रूस आप जानते हैं, राजधानी मॉस्को बहुत चर्चा में इस समय चल रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन विवाद विश्व युद्ध की अवस्था में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, बात करेंगे हम लोग अपने तीसरी खबर के बारे में। तो आज की स्पोर्ट न्यूज का तीसरा पॉइंट, भारत की सादिया तारिक ने 22 से 28 फरवरी 2022 के बीच मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया और इसी के साथ ये भारत की पहली वुशु खिलाड़ी बन गई। ध्यान रखेंगे, मॉस्को वुशु स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। श्रीनगर की रहने वाली हैं सादिया तारिक। जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ध्यान रखेंगे, उन्होंने हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो ये सारे पॉइंट आपको दोस्तों याद रखने हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण बन सकते हैं। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा कि फरवरी 2022 में मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सादिया तारिक। इन्हें याद रखें, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों के बारे में। तो नेशनल न्यूज क्या निकल के आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली खबर राष्ट्रीय, राजस्थानों में ऊंटों की घटती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य पशु के पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। राजस्थान सरकार ने 2014 में ऊंट को अपना राज्य पशु घोषित किया था दोस्तों, इसे याद रखिएगा। तो ये तीनों पॉइंट आज के राजस्थान से बनकर आ रहे हैं। क्या प्रश्न बन सकता है यहां से? प्रश्न बनेगा, किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2023 और 22 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? कितने की? तो 10 करोड़ आप देख चुके हैं। तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, जिन्होंने 2014 में इसे अपना राज्य पशु घोषित किया था। बहुत आसानी से याद हो गया। चलिए दूसरी खबर क्या निकल के आ रही है राष्ट्रीय खबरों से। तो 28 फरवरी 2022 को राजशाही में 5वीं बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक संपन्न हुई। राजशाही शहर के मेयर AHM खैरुजम्मा लिट्टन ने समारोह की अध्यक्षता की। इसके बारे में हमने कल भी आपको बताया था कि ये क्यों बनाया गया है। तो 85वीं वर्षगांठ को सम्मानित करने के लिए, मुजीबुर रहमान के जन्म के लिए और भी बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमने इस बैठक को आयोजित किया है। याद रखेंगे। प्रश्न बन सकता है कि बांग्लादेश और भारत संस्कृत की 5वीं बैठक, इस पर ध्यान दीजिएगा, 5वीं बैठक है, 2022 में किस शहर में संपन्न हुई? तो यह राजशाही शहर में संपन्न हुई है। अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता हमारे मेयर खैरुजम्मा लिट्टन साहब ने की है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना होगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं हमारे अपॉइंटमेंट के बारे में। जो व्यक्ति नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो कौन है जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुई है सेबी के द्वारा। सरकार ने सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में 3 साल की अवधि के लिए माधवीपुरी बुच की घोषणा कर दी। इनका नाम आपको याद रखना होगा, माधवीपुरी बुच। वह अजय त्यागी का स्थान लेंगी। पहली बार सेबी ने किसी महत्वपूर्ण पद के लिए महिला का चयन किया है। सेबी भारत सरकार के स्वामित्व वाला भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार को नियमित करने के लिए एक बॉडी है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। तो ये सारी बातें आपको दोस्तों सेबी से याद रखनी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, ये पक्की बात है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि फरवरी 2022 में किसे 3 साल की अवधि के लिए सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सभी को जवाब पता है, माधवीपुरी बुच को, और ये पहली महिला होंगी। चलिए अब अंतिम पॉइंट हमारा आज की श्रद्धांजलि से कि कौन व्यक्ति हाल ही में जिनका निधन हुआ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है चंद्रशेखर आजाद के बारे में। तो 27 फरवरी 2022 को चंद्रशेखर आजाद जी का 91वें पुण्यतिथि के साथ श्रद्धांजलि दी गई। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। 27 फरवरी 1931 को उन्होंने अपने सर पर अपनी ही बंदूक से गोली मारकर अपनी जान दे दी थी। उन्होंने संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, जिसका गठन 1924 में किया गया था, को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन 1928 में किया गया, के नए नाम के तहत पुनर्गठित किया था। वह उत्तर प्रदेश के बदरखा उन्नाव के रहने वाले थे और उनके माता पिता सीताराम तिवारी और जागरानी देवी था। तो ये ध्यान रखेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में। अब क्या सवाल बनेगा? तो 27 फरवरी 2022 को चंद्रशेखर आजाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, ये सवाल आपसे पूछा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 91वें पुण्यतिथि। जन्मदिन आप देख चुके हैं, ठीक है। तो ये थे आज के दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, पुण्यतिथि, जितने भी फैक्टर बनते हैं हम डेली आपको बताते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि बाकी बच्चों के पास भी ये बेहतरीन जानकारी हम पहुंचा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुलाकात करें कल नई वीडियो नई करंट के साथ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।